Today our topic is microorganism as friends, or we can say that what are the uses of microorganism. Okay, so first we will start from our food. Okay, how are microorganisms are helpful in our food? Yesterday I have discussed about curd. Okay, formation of curd. I have discussed. I told you that your mother used to prepare curd by adding a small amount of curd in warm milk. Why? Why she does so? Because in that small amount of curd, one bacteria is present named lactobacillus bacteria. And what that lactobacillus bacteria does in warm milk, uh, it reproduces itself rapidly, and also it decompose the lactose present in milk as a lactic acid, and this lactic acid convert milk into curd. That I have discussed yesterday also. Okay, now one thing also I have discussed, that is yeah, formation of bread. Okay, so first uses in food, uses in food, what will come? Curd and cheese formation, same as curd. Okay, curd and cheese formation, cheese formation. Second, uh, in bakery, in bakery for making cakes. Okay, idli dosha, that is, and this process is known as fermentation. ये भी मैंने कल बताया है आपको, है ना। यहाँ पर मैंने बताया कि जो मैदा वगैरह हम लोग लेते हैं केक बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और उसमें ईस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और वो ईस्ट बड़ा रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ क्या कहें, बबल्स के रूप में ही, या जो भी, भले ही वो बर्स्ट बाद में हो जाता है इसलिए छेद 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 ऐसा दिखता है, और वो स्पॉन्जी हो जाता है। एक तो ये तरीका होता है इस फॉर्मेशन के द्वारा। इडली डोसा आप देखते हुए, डोसा वगैरह भी बड़ा इडली खासकर इडली में आप देखिएगा कि जब अच्छा बना रहेगा, ज़्यादा अच्छा ईस्ट उसमें प्रोड्यूस होगा, तो आप देखिएगा बड़ा फ्लफ़ी बना रहेगा। और जल्दी अगर वो पेस्ट को आप बनाने में इस्तेमाल कर देते हैं इडली, तो वैसा फ्लफ़ी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें ईस्ट ज़्यादा नहीं हुआ, और ज़्यादा फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं हुआ। ओके, ये सब ऐसा कुछ चीज़ है जिसमें हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं। ओके, फिर आप आइए अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहल वगैरह के प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, ये जो एक्चुअली क्या होता है, जो शुगर प्रेजेंट होता है ग्रेन्स में, आपको मालूम होना चाहिए कि राइस, व्हीट, इन सब में भी शुगर रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। तो ये अलग बात है कि परसेंटेज कम होता है। अब एकदम शुगर ऐसा तो मीठा नहीं लग जाएगा, लेकिन शुगर उसका एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, कंपोनेंट है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस ही करते हैं, वहाँ भी ईस्ट वगैरह की मदद से जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है सीरियल्स में, अनाज वगैरह में, वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, और फिर आप ये भी एक जानते होंगे, एक एसिटिक एसिड होता है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आप लोग 10th में पढ़िएगा। ये जो मैंने लिखा ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में हुआ, ये विनेगर हुआ, विनेगर। विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका। ये सलाद वगैरह जो घर में बनता है उसमें डाला जाता है, या मैं समझता हूँ चाउमीन वगैरह में भी डाला जाता है इसको। तो ये क्या हुआ, नेचुरल शुगर बदल गया एसिटिक एसिड में,
और अल्कोहल में क्या होता है, जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है ग्रेन्स में, वो बदल जाता है अल्कोहल में। अल्कोहल एक्चुअली वहाँ पर हम बात करेंगे तो वो इथेनॉल होता है। ओके, इथेनॉल, एक्चुअली इट इज़ इथेनॉल, इथेनॉल। इसका फार्मूला कितना आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। CH3OH होता है, OH है तो अल्कोहल है, और COOH है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक उसी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट, यानी नाला वगैरह जो पानी वगैरह जो बहता है नाला में, वहाँ भी हम लोग साफ़ सफाई के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह डाल देते हैं। तो वो क्या करता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, और उस इंडस्ट्रियल वेस्टेज को हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं, एफ्लुएंट। और ये प्रोसेस कहलाता है बायो ऑगमेंटेशन, बायो ऑगमेंटेशन। ओके, ये और जगह भी यूज होता है। सच्ची बात है कि जहाँ कचरा वगैरह हुआ वहाँ हम लोग ये बायो ऑगमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। ठीक है, तो ये तो हम लोग फूड के लिए पढ़े। फूड में कहाँ कहाँ हमारा ज़रूरत हुआ, हम लोग कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कर्ड, चीज़, बेकरी प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, विनेगर, ये सब फूड में हुआ। ओके, then we will study about our health, in which area bacteria or any other microorganism are useful for us. If you have any doubt regarding food, then you can ask. I am unmuting you all. Okay. Yes, you all are unmuted. सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज है? सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे मान लिया कि मीथेन गैस वगैरह बना लिया जाता है, जैसे बायोगैस बोले। एक बार याद होगा कि ये भी मैंने बताया था कि जो भी बायोमास होते हैं, कैटल डंग, कोई भी एक्सक्रीटा, तो उन सब को क्या करते हैं कि हम लोग कहीं जमा कर लेते हैं एक पिट में, गड्ढे में, और उसके बाद उसमें कुछ बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह डाल देते हैं। तो फर्मेंटेशन से क्या होता है, हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे अब बायोगैस मान लिया मिला, तो उसका हम लोग कुकिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं ना। तो यही बात होता है स्वेज ट्रीटमेंट में, कि गंगा में पानी, नाला का पानी डायरेक्ट ना फ्लो करा के क्यों ना उसको पहले ट्रीट कर दिया जाए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि उसमें जो भी गंगा में हम लोग फेंकेंगे वेस्टेज, वो उतना हार्मफुल नहीं होगा, और साथ साथ उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा या बायो ऑगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग को यूजफुल प्रोडक्ट मिल सकता है। ओके, और कुछ? सर इफ्लुएंट मींस? इफ्लुएंट हो गया जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको कहते हैं। ठीक है, और बोलिए। सर वायरसेस को प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे या यूकैरियोटिक सेल? वायरस आपका हो गया ये प्रो यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ही आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं बाद में आपको बता दूंगा, होगा तो, क्योंकि अभी वायरस वगैरह में हो रहा है ना, क्या डीएनए वगैरह चेक होता है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल चेक हो सकता है। तो हो सकता है उसमें जीन्स ये न्यूक्लियस अगर होगा तो वो यूकैरियोटिक में आ जाएगा, अदरवाइज प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। नेक्स्ट। सर कोरोना वायरस तो आरएनए वायरस, आरएनए, हाँ हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, हाँ। इसीलिए ना जो वैक्सीन बन रहा है वो एमआरएनए वायरस, एमआरएनए वैक्सीन है। और कोई? नो, कोई और बच्चे? ओके, ओके बोल तो दो, आगे बढ़ जाइए सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग को गर्मी बहुत लग रही है, लग रहा है कि आप लोग फैन नहीं चलाए हुए हैं घर में क्या? फैन चला लीजिए। ओके। ओह, बहुत लोग पसीने पसीने लग रहे हो ऐसे।
मैं अपना फ़ैन बंद किए हुए हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ैन चलाऊँगा तो मेरे से ज़्यादा आवाज़ फ़ैन की चली जाएगी। हाँ, अब मैं चलता हूँ। क्या मैंने बताया? कौन सा इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। देखिए, ये पहले भी बताया गया है आपको कि एलिमेंट्री कैनाल में, खासकर यहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है कि सम ऑफ एनिमल जैसे काउज, वो क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है। और द बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बाउल मूवमेंट। तो ऐसे भी मैंने आपको बताया था, ये आप जान लें कि आप जब न्यूट्रिशन पढ़िएगा, ओके, तो जो प्रोसेस होता है जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, हो गया। इंजेशन मीन्स हुआ इंटेक ऑफ फूड, यानी हम लोग जो भोजन खाए, दैट इज इंजेशन। उसके बाद क्या हुआ कि उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, ठीक है, दैट इज़ डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, एक्चुअली ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तब जाके सेल में जाता है वो, तो वो हुआ एब्जॉर्प्शन। फिर उसका यूज करते हैं हम अपने सेल को रिपेयर करने में, या जो भी रिपेयरिंग वगैरह ग्रोन अप होने में, या कोई डिजीज़ हुआ तो उससे फाइट करने में, तो दैट इज़ एसिमिलेशन, यानी एनर्जी जो यूज किए हम। और जो हमारा वेस्टेज बच गया, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, वो स्टेप कहलाया इजेशन। उसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ज़्यादा शरीर से पानी ना निकले वैसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये हेल्पफुल हो गया। ठीक है। ये मैंने बताया भी था कि एक दवा दिया जाता है, एक दवा प्रोबायोटिक। आप लोग एंटीबायोटिक बहुत सुनते हैं, एक होता है प्रोबायोटिक। पता नहीं एक बुक में आप लोग का ये भी पढ़े कि क्या तो पीता है लोग, या क्या तो लिखा हुआ था। ऐसे प्रोबायोटिक तो मैं जानता हूँ। तो प्रोबायोटिक में क्या होता है कि सर प्रोबायोटिक बुक नहीं है। प्रोबायोटिक तो लिखा हुआ है, एक और भी कहीं लिखा हुआ था, अभी मेरे ध्यान में सर नहीं आ याकुल्ट। रहा। हाँ, याकुल्ट। सर याकुल्ट। हाँ, कि लोग ड्रिंक करता है बेनिफिट पाने के लिए, तो ये भी एक लिखा हुआ है। एक्चुअली वो भी प्रोबायोटिक ही हुआ, यानी कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया जो हमारे लिए मददगार हो, उसको हम लोग प्रोबायोटिक कहते हैं, जो एक बनाया जाता है हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में, डाइटरी सप्लीमेंट कहा जाए। तो ये तो हुआ अलग से हम लिए, लेकिन नेचुरल बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक फंगस होता है, फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलियम नोटेटम, ये बायोलॉजिकल नेम हुआ, नोटेटम। इससे क्या किया जाता है? पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया जाता है इससे, ठीक है। और जैसे कल हम लोग एक पढ़े थे, कल शायद नहीं, कल मैंने बताया था क्या कि एंटीबायोटिक जो है वो बनाया गया था किनके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, है ना जी। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं ये बात? कभी सुने हो? Yes. ये चीज़ सुने हो? नो सर। हाँ,
यस सर, सुना है। हाँ, यस सर। अब मैं बता रहा हूँ 1928 में बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अब कल ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अभी जो हमारे यहाँ अभी फैला हुआ है पूरे विश्व में कोरोना, तो 2020 में फैला, या कहा जाए तो 2019 में फैला, इसीलिए इसका नाम है कोविड 19, क्योंकि चाइना में 2019 में ही आ गया था। तो 2019 भी हो गया, 2020 भी हो गया, और 2021 का मई चल रहा है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो लगभग 2 साल पूरा होने को है। मैं ऐसे ही सर्च किया एक दिन कि स्पेनिश फ्लू कितना दिन तक चला, तो गूगल पे लिखा हुआ था कि वो 1918 के मार्च फरवरी से स्टार्ट हुआ था शायद, और 1920 के मार्च तक चला, यानी 2 साल तक चला। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि क्या फ़ायदा हुआ अगर मेडिकल बहुत रिसर्च हुआ भी, तो दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि 1928 में एंटीबायोटिक बना। ठीक है, यानी उस समय लोग एंटीबायोटिक भी नहीं खा रहे होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे वो खुद ही ख़त्म हुआ। तो उसके ख़त्म होने का कारण क्या है मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा कि आज के डेट में हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। आज के डेट में हुआ ये कि मौत की संख्या इन कंपैरिजन टू 1918 कम हुई तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बात है ही नहीं, लेकिन उस समय कहा जाता है कि वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन मर गया था। ठीक है, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक 1921 में बहुत देशों का पॉपुलेशन काफ़ी घट गया था। 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो जाना बड़ी बात है, और इसका मतलब कि लगभग डिक्रीजिंग सब। ऑर्डर में हम्म, सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया था। हाँ, डिक्रीजिंग 1921 का पॉपुलेशन आप इंडिया का भी देखिएगा कम गया है, क्योंकि 20 तक में बहुत लोग ये हो गए। तो बस यही फ़ायदा हम लोग कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक या इतने दवाई वगैरह के कारण डेथ रेट काफ़ी कमा, लेकिन फैलने का जो बात है वो उतना ही फैल रहा है, करीब करीब जितना उस बार फैला। सर, ये स्पेनिश फ्लू सच में आया? हाँ जी, स्पेनिश फ्लू आया था, और अब कहा जा रहा है कि अभी जो हम लोग को कोरोना के पहले जो सर्दी खांसी वगैरह हो रहा था वो एक्चुअली स्पेनिश फ्लू ही रहता है, और कोरोना भी कुछ दिन के बाद ऐसा ही हो जाएगा कि आदमी हल्का फुल्का सर्दी खांसी होगा और ये भी एज यूजुअल हो जाएगा। चूँकि अभी ये नया है, अभी हमारा शरीर अडॉप्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे। मतलब सर, अभी हमारे शरीर ने स्पेनिश फ्लू का अडॉप्ट कर लिया है। स्पेनिश फ्लू हमारा जो सेल है वो इतना अपने मेमोरी में रखे हुए है कि वो अगर आता है तो उसको जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए हल्का फुल्का तो सर्दी खांसी हो ही रहा है लेकिन जल्दी डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। लेकिन ये तो नया मेहमान आया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अब वो मेहमान तो पुराना हो गया। ठीक है, वैक्सीन भी तो यही बात ना होती है, वैक्सीन में भी यही होता है कि मान लिया कि कोई बीमार नहीं पड़ा तो जानबूझकर उसमें वो हम लोग वीक वायरस देते हैं या मरा हुआ वायरस देते हैं, ताकि शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाए, और अगर कभी हुआ भी तो हल्का फुल्का होके उसको मार देगा। ये चीज़ होता है, इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी लाना। हर्ड इम्यूनिटी सुने हो? हर्ड इम्यूनिटी, नो सर। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि जब, हाँ, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड मतलब होता है एक समुदाय, मतलब व्यापक समुदाय, कि अगर ये कोरोना बहुत लोगों को हो जाएगा ना, मतलब करीब 80% को हो जाएगा, तो फिर ये स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत है कि 80% को अगर हो जाएगा तो उसमें कौन कितना सह पाएगा, कितना हॉस्पिटल मिलेगा, इसलिए क्या किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। एक तरह से कहो इनडायरेक्टली सब में वो वायरस दिया जाता है, ताकि सब में वो एंटीबॉडी पैदा हो जाए, और फिर वो वायरस को कोई जगह ही नहीं मिले, तलाशेगा भी तो तुरंत उसको शरीर मार देगा। ये है एक्चुअली मैकेनिज्म, समझ गए? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। ओके, अलेक्जेंडर। सर, पेंसिलिन करता क्या था? पेनिसिलिन तो बाबू अभी तुमको टैबलेट के रूप में मिलेगा। ठीक है,
टैबलेट के रूप में मिलेगा अभी। पेनिसिलिन तो सुना हुआ नाम है, पेनिसिलिन हुआ, और भी यहाँ पर आप बुक में देखिए पेज नंबर 22 में स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब सुने होंगे हो सकता है। वह टेट्रासाइक्लिन मैं तो खूब सुना हूँ, ये सब एराथ्रोमाइसिन है ना, ये ये सब पेनिसिलिन। सर सुना हुआ है। हाँ ये सब अभी आपको फंगस और बैक्टीरिया से मिलता है, और काफ़ी डिजीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, इन सब को ख़त्म करने में बहुत मददगार होता है। बड़ा अच्छा आपके बुक में लिखा हुआ है, एक चीज़ सलाह दिया हुआ है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आप खाइए, और जितना डोज लेने कहे उतना डोज कंप्लीट कीजिए। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि अगर आप डोज नहीं कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है कि उतना भर के लिए वो बैक्टीरिया रेडी हो जाएगा। जैसे आप समझिए ऐसे कि आप एक टैबलेट खाए, ठीक है, एक टैबलेट खाए, बहुत सारा बैक्टीरिया मर गया, इसका मतलब वो कमज़ोर बैक्टीरिया रहा होगा, लेकिन कुछ ताकतवर रहा होगा, वो एक टैबलेट भर पचा लिया तब भी जिया हुआ है, इसका मतलब वो अब हार्म करेगा। तो फिर क्या करेंगे? 2 टैबलेट खाएंगे। 2 के बाद भी हो सकता है एक आक और बड़ा बड़ा बदमाश होगा, उसको भी मारना है। अगर आपने कंप्लीट डोज नहीं किया तो जो बदमाश वाला है वो तो बच गया, अब उसका जो अपना रिप्रोडक्शन होगा वैसा ही एक फैमिली अंदर बसा लेगा। इसलिए फ्यूचर में कभी फिर आप दवाई खाइएगा तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। ये तो हुआ डोज कंप्लीट करना। और दूसरा है कि अगर आप बिना डॉक्टर से पूछे अपने मन से खा लेते हैं, थोड़ा बहुत बुखार हुआ और वो एक्चुअली सीजनल था, वायरल फीवर था, और आपने चबा लिया एंटीबायोटिक, तो वैसे में क्या होगा कि जो हमारे शरीर में यूजफुल बैक्टीरिया है वो भी मर जाएंगे, तो दोनों में हानि है। सर एंटीबायोटिक काम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, दोनों चीज़ समझ गए, डोज भी कंप्लीट करना है और बिना पूछे नहीं खाना है डॉक्टर से, ठीक, नहीं तो यूजफुल बैक्टीरिया भी मर जाएगा। इसी को ना कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट जो सुनते हो कि एलियोपैथी में साइड इफ़ेक्ट है, तो साइड इफ़ेक्ट क्यों हो जाता है कि आप जिस चीज़ को मारना चाहते हैं, बुरे चीज़ को, उसके साथ साथ अच्छे चीज़ भी मर जाते हैं। जैसे मान लिया स्कूल में कभी कोई बच्चा बदमाशी करता है और टीचर को समझ नहीं आता है तो सबको मारने लगते हैं, तो उसमें जो बच्चा नहीं कुछ गलती किया तो विरोध करता है ना, हमको क्यों मार रहे हैं, है ना। लेकिन अंदर में पेट में अब थोड़े बैक्टीरिया आके बोलेगा कि हमको क्यों मार रहे हैं। आप दवाई खाए, अच्छा वाला भी मर जाएगा, ख़राब वाला भी मर जाएगा। तो वही साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए क्या करते हैं, आगे आगे भी बता सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ होगा, बाद में लिखा हुआ डू यू नो में प्रोबायोटिक्स लेते हैं। एंटेरोजर्मिना सुने हो? एंटेरोजर्मिना एक दवाई का नाम है, यस सर। एंटेरोजर्मिना, सर ठीक है, आज चेक कीजिएगा गूगल पे एंटेरोजर्मिना, उसमें लिखा रहेगा कितना, तो 10 लाख की कितना बैक्टीरिया उसमें मौजूद रहता है एक बाल में, ठीक है, एक जो डिब्बा रहेगा, एक बॉटल ऐसे करके रहता है, और उसमें लिखा रहेगा कि 1 लाख की कितना बैक्टीरिया रहता है, उसको डायरेक्ट पी लिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट से बचता है। एंटीबायोटिक का जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, उससे बचने के लिए प्रोबायोटिक लेते हैं, प्रोबायोटिक, यूजफुल बैक्टीरिया। ओके, नाउ तो ये हुआ हमारा हेल्थ सेक्टर। फिर ये तो बहुत बार हो चुका। थर्ड पॉइंट आप पेज नंबर 22 का देखें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है, तो आजकल अगर आप कोरोना वगैरह का आर्टिकल पढ़िएगा तो बहुत कुछ सीख लीजिएगा। एक्चुअली वो सेल को कहते हैं टी सेल्स, जो लिखा हुआ है ना कि हमारा सेल जो है ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेता है, उस सेल का नाम है टी सेल्स। वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है और क्या करता है, अपने शरीर में एंटीबॉडी पैदा करने लगता है, और वही एंटीबॉडी क्या करता है, उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही है हमारे शरीर का मैकेनिज्म। मैंने बताया था कि अगर आपको सर्दी हुआ
खांसी हुआ इसका मतलब आपके शरीर में एंटर किया है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो नहीं जाने देना चाहता है। क्यों यहाँ पर सलाइवा ये बलगम वगैरह जम जाता है, क्यों जम जाता है? वो उसको फांसना चाहता है। देखो बॉडी का कितना अच्छा तरीका है, उसको फांस लेना चाहता है कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। लेकिन उसका भी तो एक लिमिट है ना। बॉडी हमारा वो तो रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। फाइनली क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में चला जाता है। छींकना वगैरह का क्या हुआ, सिंबल कि आपके शरीर में कुछ जा रहा है। आप ऐसे ही समझिए ना, मारिए गोली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कभी कभी आपके किचन में कुछ सब्जी वगैरह बन रहा होता है और मसाला वगैरह ज़्यादा अगर फ्राई हो रहा होता है तो आपको छींक आने लगती है, आती है ना? क्यों छींक आने लगती है? क्योंकि कोई फॉरेन एलिमेंट आ रहा है, अनवांटेड पार्टिकल आपके नाक में जा रहा है, शरीर आपका रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो एक तरीका होता है बाहर निकालने का। मतलब सोचो कितना अच्छा सिस्टम है बॉडी का सिस्टम। देखो कि घर में कोई चीज़ ऐसे आ गया अनवांटेड चीज़, तो आप उसको डंडा लेके मारने निकलते हैं क्योंकि आपने देखा। लेकिन जिस चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं वो भी खुद वॉलेंटियर्स, ये पढ़ोगे बाद में, एक होता है क्या उसको कहते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, एक होता है इनवॉलेंट्री सिस्टम। वॉलेंट्री सिस्टम मीन्स हुआ जो आपकी इच्छा से चले, इनवॉलेंट्री जो हुआ वो खुद होता है। जैसे हमारे पलकों का झपकना, तुम सोचते हो क्या कि आप पलक झपकाएं अपने आँख का? सोचते हो कि खुद हो जाता है? अपने आप हुआ। तो ये इनवॉलेंट्री हुआ, मेरा इच्छा नहीं है, इसमें खुद हो रहा है। दिल का धड़कना, तुम सोच रहे हो कि अब दिल धड़काएं, नहीं ना, खुद हो रहा है। तो ये सब इनवॉलेंट्री में हुआ। तो वही टाइप से यहाँ भी है कि नाक में कुछ चीज़ गया तो आपको थोड़े पता चल रहा है कि नाक में कुछ गया, आपको छींक आ जाता है। ये बॉडी का कितना अच्छा मैकेनिज्म है, देखो। हाँ, बस बर्दाश्त करने भर है, ज़रूरत से ज़्यादा जाएगा तो अंत में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। यही सर तो जैसे हम लिखते हैं तो हम सर सोचते हैं कि हम लिख रहे हैं, तो वो वॉलेंट्री ये वॉलेंट्री हुआ। वॉलेंट्री मीन्स इच्छा। आप जैसे अभी बोलने के लिए सोचे ना, दैट इज वॉलेंट्री। ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री में आया। सांस लेना सोचती हो क्या कि आप सांस लेना चालू करें? सर लेकिन कुछ देर तक तो रुक सकते हैं ना। जिस समय आप रोके वो तो जानबूझ कर रोके, है ना? वो काउंट नहीं ना होगा। नेचुरल जो फेनोमेना है वो क्या है, सांस लिया, ऐसे करके थोड़े कोई रहता है, ऐसे सांस रोक के रहेगा? नहीं ना रहेगा जी। क्या यसे? सर अगर वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला गया तो वो रेड ब्लड सेल्स को क्या करेगा? सारा जगह क्या होता है कि कल तमन्ना ने पूछा था कि वायरस के बारे में, क्रिस्टलाइन करके पूछा था। आप सर्च कीजिएगा कि बहुत, ये सब तो स्टडी बहुत बड़ी स्टडी है। वो क्या लिखा हुआ है कि वायरस क्या लिविंग और क्या नॉन लिविंग बोलना है। वो उसका क्या क्या तो लिखा हुआ था, वो आपको मैं आज भेज दूंगा कि वो उसका अपना डीएनए या आरएनए जो भी उसमें स्ट्रक्चर होता है वो अपने को ये करता है, डुप्लीकेट करता है। ठीक है, अभी क्या पूछी थी बता दो जरा सा, क्या पूछ रही थी बता दो, फिर से एक बार बोलो तो। सर अगर वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाएगा तो वो ब्लड सेल्स को तो क्या एक्चुअली करेगा? क्या होता है, मैं आपको हल्का फुल्का में बताता हूँ कि देखो, अब हमारे शरीर में जैसे लंग्स है, ठीक, लंग्स है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ाई होता है कि ये नॉस्ट्रिल है, ठीक है, यहाँ से गया नज़ल पैसेज गया, उसके बाद सांस गया, यहाँ से एक फैरिंग्स जगह होता है जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलता है, उसके बाद ब्रोंकस होता है और यहाँ से ये बट जाता है। ठीक है, तो ये लंग्स में क्या होता है, एल्वियोली का जमा बड़ा है, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल के बाद छोटा छोटा बैलून ऐसा होता है स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एल्वियोली। अब क्या होगा कि मान लिया कोई ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है। हाँ, अब मान लिया कि कोई बैक्टीरिया या क्या कहते हैं वायरस लंग्स में ही लग गया, या कल परसों मैंने पढ़ा कि एस्परजिलस भी लग रहा है, एस्परजिलस, तो उसका जगह का वो नहीं ना बना हुआ है। जैसे एक फसल है उसमें वीड्स लग जाएगा, तो वीड्स अगर फैलने लगेगा तो फसल मरने लगेगा ना जी। तो वायरस वगैरह वो कुछ नहीं कर रहा। वायरस को क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं? वायरस अपने को बसाना चालू कर देता है, कॉलोनी बसाना चालू कर देता है।
तो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे लंग्स में जो एल्वियोली वगैरह है वहाँ जगह अपना बनाएगा, तो जो मेरा नेचुरल बॉडी है उसमें दिक्कत आएगा ना, स्ट्रेन आएगा ना। क्यों कहा जाता है कि वायरस जब लग जाता है